हेलो टू ऑल माय क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? भाई आप लोगों के लिए कंप्लीट सिविक्स का सेशन डाल दिया, कंप्लीट इकोनॉमिक्स का सेशन डाल दिया है, कंप्लीट ज्योग्राफी का डला हुआ है, कंप्लीट हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स डले हुए हैं। तो भाई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आप लोग जो फेस कर रहे थे वो थे एमसीक्यूज में, तो इसीलिए आपके लिए लेके आ गई हूँ। देखिए बच्चों, पहली बात तो इसी चैनल पे टॉपिक वाइज, दैट इज टॉपिक वाइज मतलब बुक वाइज, सिविक्स के टॉप 50 एमसीक्यूज, इको के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, सबके ऑलरेडी डले हुए हैं। लेकिन मिक्स एमसीक्यूज का क्या करें? तो मिक्स एमसीक्यूज के लिए ये रहा आपका सेशन, जिसके अंदर हम टॉप 40 एमसीक्यूज करेंगे। दैट इज मैंने 2 सैंपल पेपर्स लिए हैं, 2 सैंपल पेपर्स के शुरू के 20 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, 20-20 क्वेश्चन, एंड ये टॉप 40 क्वेश्चंस का आपका होने वाला है टेस्ट। तो इसीलिए इस सेशन को देखने से पहले जल्दी से अपने रजिस्टर्स लेके आ जाइए, फटाफट से अपने रजिस्टर्स लेके आइए, अपनी पेन पेंसिल जो रखनी है साथ रखिए। आपकी स्क्रीन पे शो होगा एक एमसीक्यू, 5 सेकंड आपको मिलेंगे, आपको सॉल्व करना होगा और फिर मेरे आंसर्स के साथ मैच करना होगा। तो साइड बाय साइड आप अपना टेस्ट लेंगे और फिर लास्ट में आपको बताना होगा सेशन के बाद कि हाउ मच आउट ऑफ 40 यू हैव स्कोर्ड। तो भाई जल्दी से अपने दोस्तों को भी बुला लो, सब मिलके अपने आप का टेस्ट लो और कंप्लीट करो। लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, वोटिंग इन द स्टेट जनरल वॉज कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। वोटिंग किस प्रिंसिपल के बेसिस पे कंडक्ट की जाती थी? तो कौन से चैप्टर का सवाल है बच्चों ये? एक सेकेंड। हाँ जी, कौन से चैप्टर का सवाल है बच्चों ये है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का सवाल। फ्रेंच रेवोल्यूशन का सवाल। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ईच मेंबर 1 वोट, मेल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ईच स्टेट 1 वोट। तो भैया वहां पे किस बेसिस पे वोटिंग हुआ करती थी? 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे कमेंट्स में, जल्दी जल्दी, और अपनी नोटबुक में लिखेंगे और फिर बताएंगे कि कौन सा आपका सही है। भाई आपको याद है ना, जब उनकी मीटिंग बैठी थी, स्टेट जनरल की मीटिंग, तो वहां पे किस तरीके से करते थे? ईच स्टेट 1 वोट, फर्स्ट स्टेट का 1 वोट, सेकंड स्टेट का 1 वोट, थर्ड स्टेट का 1 वोट। तो इस तरीके से वोटिंग हुआ करती थी। तो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों डी पार्ट। तो जिसका सही है उसका 1 नंबर, जिसका गलत है उसके 0 ही रहेंगे। अगला सवाल है, ध्यान से करना है, अरेंज करना है इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अरेंज, रेन ऑफ टेरर, डर का माहौल, रूल ऑफ डायरेक्टरी इन फ्रांस कब लागू हुई, लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, राजा बने, फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अगेन ये भी बच्चों फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही है। आपको यहाँ पे अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो आप बताइए, सोचिए, 5 सेकंड लीजिए अपने और बताइए, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, कमेंट भी करते रहेंगे साथ साथ और आंसर भी बताते रहेंगे। देखिए जिसको भी ईयर नहीं याद है, बाहर में जाए ईयर्स, मैं खुद बोल रही हूँ, ईयर्स जिसको भी याद नहीं है इट्स ओके। आपको क्या करना है, आपको चैप्टर के फ्लो के साथ चलना है, चैप्टर के फ्लो के साथ चलना है आपको। तो चैप्टर के फ्लो में सबसे पहले क्या बने? लुइस 16 बर्बन किंग डायनेसिटी के राजा बने। इन सब में सबसे पहले राजा बने 1794 में। तो भैया ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ठीक है जी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फ्रांस बिकेम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेशनल असेंबली आई थी 1791 में, तो इस अकॉर्डिंग हुआ फोर्थ। देखो बी पार्ट आपका आंसर में आ गया। फिर आया रेन ऑफ टेरर 1793 से 94, फिर आया रूल ऑफ डायरेक्टरी इन फ्रांस। ठीक है जी, क्लियर है जी। तो 3rd 4 1 2 बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, द स्लोगन पीस लैंड एंड ब्रेड was associated with which phase of the Russian Revolution? ये है सोशलिज्म एंड इन द रशियन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन से। बताइए बच्चों, ये स्लोगन किस रेवोल्यूशन का पार्ट था? वॉज इट फेब्रुअरी, अक्टूबर, सिविल वॉर या प्रोविजनल गवर्नमेंट? बताइए किस में बोला गया था? यस, इट वॉज द पार्ट ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन में ये फ्रेज बोला गया था, शांति, रहने के लिए जगह और साथ ही साथ खाना चाहिए, इस चीज की डिमांड की गई थी अक्टूबर रेवोल्यूशन में। अच्छा जी, आइडेंटिफाई द इंसिडेंट विच परसुएडेड द यूएसए टू जॉइन वर्ल्ड वॉर 2। नाजिज्म का सवाल है ये, नाजिज्म का सवाल है बच्चों किस वजह से यूएसए को घुसना पड़ा था वर्ल्ड वॉर 2 में? वो चाहती नहीं थी घुसना, लेकिन घुसना क्यों पड़ा, क्या जबरदस्ती हुई? हिटलर ने अटैक किया ईस्टर्न यूरोप पे, हिटलर की पॉलिसी थी जीनोसाइडल वॉर, जो
भर्ती कर करके ना गैस चैम्बर्स में मारते थे। त्रिपार्ती मतलब 3 लोगों में पैक्ट बना था, कॉन्ट्रैक्ट, यूएसए, इंग्लैंड और फ्रांस में, या जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया था। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 5 सेकेंड्स। तो द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट बच्चों। जापान ने अटैक किया था, उनके पर्ल हार्बर थे, तो यूएस से पीछे हटने वाले, देखो यार यूएसए पे ना ऑलरेडी क्या था, लोन वगैरह चला वहां पे बेटा, सारे स्टॉक एक्सचेंज गिर गई, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज हो गया, वो पीछे हट गई थी कि बस भाई अब मैं किसी भी चीज में बीच में नहीं पड़ना चाहती हूं, मैं बस बहुत हो गया। लेकिन यहाँ पे जापान ने पिन की, तो भैया पिन करने के बाद यूएस से पीछे हटने वाली है क्या? फ्लावर समझे क्या? फायर है यूएसए, फायर, तो घुस गई और वर्ल्ड वॉर 2 का पार्टिसिपेंट बन गई और जर्मनी को बड़े गंदे तरीके से हरा दिया। ठीक है बच्चा, चलिए आगे। फिफ्थ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 2 स्टेटमेंट्स। असर्शन रीजन है बच्चा। The landmass of India has an area of 3.28 million square kilometer. मैम असर्शन रीजन हमेशा गलत होते हैं, कैसे सही करें? सही करने का एक लौता तरीका ये है, असर्शन रीजन को ऑलवेज ट्रू फॉल्स की तरह करें। सबसे पहले माइंड में सोच ले कि ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये फॉल्स है। द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। सबसे पहले आप ये सोच लें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए ऊपर वाली स्टेटमेंट अगर बोली जाए बिल्कुल ट्रू है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बिल्कुल सही है। नीचे वाली देखिए सेंट्रल लोकेशन है जी, हाँ जी ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आपस में कोई कोरिलेट कर रहे हैं, या क्या इसका ये एक्सप्लेनेशन है, क्या इसका ये रीजन है? नहीं। एरिया का उसके लोकेशन से क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। तो बोथ एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसका रीजन नहीं है, कोई लिंक नहीं है, सिर्फ 2 बातें हैं इंडिया के बारे में जो कि सही है। ओके, नाउ डैश एंड डैश सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका। वो जो पतली सी गली होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? पार्क स्ट्रेट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार एंड मालदीव्स, पार्क स्ट्रेट एंड लक्षद्वीप आइलैंड। यार ये तो हो गया होगा, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया होगा। तो सही जवाब क्या है इसका बच्चों? गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क स्ट्रेट, ये बोला जाता है इस लाइन को, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क स्ट्रेट। चलिए अगला, यहाँ पे आपको फीचर्स दिए हुए हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट हिमालयाज। इट हैज, आपको लगे मैं बार बार इधर क्यों देख रही हूँ, हमारी स्क्रीन इधर है। इट हैज एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट पीक्स। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हिमाद्री की, हिमाचल की, या फिर शिवालिक्स की? एक मिनट बच्चों, मैंने शायद यहाँ मेंशन नहीं किया, यहाँ तक किया था। ये बच्चों इंडिया साइज एंड लोकेशन का सवाल है, मैं आपको बताती भी चलूं ना, पता होना चाहिए। साइज एंड लोकेशन का सवाल है। ओके, अगला ये है आपका, अगेन इंडिया साइज एंड लोकेशन का ही है, और इससे अगला वाला फिजिकल फीचर्स का है। चलिए आंसर कीजिए आप, टाइम तो हो चुका है। फिजिकल फीचर्स का सवाल है ये। तो यहां पे दर्शाया जा रहा है बच्चों, हिमाद्री के फीचर्स हैं ये। किसके फीचर्स हैं ये? हिमाद्री के फीचर्स हैं। आपको पता होना चाहिए बच्चों, नदर्न मोस्ट में 3 रेंजेस लाए करती हैं, राइट? 3 रेंजेस लाए करती हैं। सबसे नीचे वाली शिवालिक्स, देन हिमाचल, देन हिमाद्री, ठीक है? और ये ईस्टर्न साइड पे आपके लाए करते हैं पूर्वांचल्स, ईस्टर्न हिल्स, लो लाइंग हिल्स। ये आपके अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, ये आपके पूर्वांचल्स होते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ग्रेटर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज, ये हिमाद्री की है। ओके, नाउ यू हैव टू मैच दिस, यू हैव टू मैच ऑल दिस। ये आपका ड्रेनेज से सवाल है बच्चों, ड्रेनेज से सवाल है। चलिए, हेडक्वार्टर्स ऑफ गंगा, ओके, इससे ही सॉल्व हो जाना चाहिए, इससे ही सॉल्व हो जाना चाहिए। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, इससे भी हो जाना चाहिए। हो गया, मेरा तो हो गया, आपका हो गया क्या? आपका हो गया क्या? मेरा तो हो गया। चलिए आइए मैच करवाते हैं आप लोगों को। देखिए, हेडक्वार्टर्स ऑफ गंगा इज भागीरथी। यहाँ पे सबसे टॉलेस्ट डैम भी है ना, तहरी डैम, भागीरथी रिवर पे। अच्छा जी, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सा है? गोदावरी। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इज गोदावरी। नाउ राइजेस इन सतपुरा रेंजेस इज तापी, एंड यहाँ पे राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ इज महानदी। तो इस अकॉर्डिंग क्या सही बनता है बच्चों? सी पार्ट। क्या सही बनता है? सी पार्ट। ए का 3, हाँ, बी का 4,
ठीक है, पहले सी डी में आ रहा था क्योंकि हेड वाटर्स तो भागीरथी है, तो सी और डी में आ रहा था, बट इन्होंने लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इसको दिया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने, ठीक है, सी पार्ट करेक्ट है ना फिर? हाँ जी, सी पार्ट एकदम करेक्ट है। चलिए अगला चले, 9th पे चले। ओके, रीमा, यहाँ पे मेरा ही नाम आ गया है बच्चों, रीमा। तो रीमा इंटेंड्स टू माइग्रेट टू केरला फ्रॉम छत्तीसगढ़। रीमा चाहती है केरला जाना छत्तीसगढ़ से। विच फैक्टर्स आर मोर लाइकली टू इन्फ्लुएंस हर टू मूव देयर? क्यों जाऊंगी मैं वहां, वहां ऐसा क्या है बच्चों? तो ये भी फिजिकल फीचर्स का ही लग रहा है सवाल तो। फ्लैट प्लेन्स है, शैलो सॉइल है, हाई रेनफॉल, हाई लिटरेसी रेट्स, रग्ड टेरेन, अब्यूंडेंट वेजिटेशन, फर्टाइल सॉइल, फ्लैट प्लेन्स। तो क्या क्या है बच्चों, मतलब क्या क्या है? मेरे को तो आंसर आ गया, इजी है, क्योंकि केरला की बात कर रहे हैं, तो केरला की बात में अगर पढ़ाई की बात ना हो तो क्या ही हो। इस अकॉर्डिंग बच्चों लिटरेसी रेट्स वाला और ये फ्लैट प्लेन्स वाला सही होता है, तो यानी कि सही सवाल का सही आंसर क्या हो गया? बी पार्ट। ओके, बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं 10वें सवाल की तरफ। यहाँ पे भी आपको मैचिंग करनी है डेफिनेशंस की। रेफरेंडम का कहीं पे यहाँ पे लिखी हुई है, कूप के बारे में लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में लिखा हुआ है, और रूल ऑफ लॉ के बारे में लिखा हुआ है। बता दीजिए, सही जवाब बता दीजिए। तंदूरी नाइट्स, तंदूरी नाइट। ओके, सो रेफरेंडम क्या होता है? अच्छा ये किसका है? ये है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी का। किसका है ये बच्चों? व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी का सवाल है, क्योंकि रेफरेंडम वहां कहां हुआ था? पाकिस्तान वाले केस में हुआ था। तो पाकिस्तान वाले केस के हिसाब से रेफरेंडम क्या है? जनरल वोट बाय इलेक्टोरेट ऑन अ सिंगल पॉलिटिकल क्वेश्चन। तो फर्स्ट का सी सिर्फ एक ही में है, तो आंसर यहीं से निकल जाता है बच्चों। स्टिल कूप क्या है? इलीगल सीजर ऑफ पावर बाय अ ग्रुप। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और रूल ऑफ लॉ क्या है? कंट्री एंड सिटीजन्स आर गवर्न्ड बाय सेट ऑफ लॉज, इसे रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 10 सवाल होते हैं। 1/4 सेशन इज ओवर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज 11 to 20। ओके, आउट ऑफ 10 कितने स्कोर किए आप लोगों ने? वैसे आउट ऑफ 10 कितने आ गए आपके, बताइए। आउट ऑफ 10 हाउ मच यू हैव स्कोर्ड? ओके, अगला, look at the following image and answer the following questions. Identify the country with which you can relate this cartoon. भैया ये कार्टून कौन सी कंट्री का है? बच्चों कार्टून बेस्ड, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस एक आधे आ जाते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी में जब भी पिक्चर आती है उसके नीचे ऊपर उसके बारे में लिखा होता है, वो जरूर रीड करना है। इससे आपको इसका आंसर आपको याद आ जाएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको याद हो ये व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी में ही पाकिस्तान वाले पैराग्राफ के पास था, तो सही जवाब क्या हो गया इसका? ये पाकिस्तान दर्शा रहा है कि है तो डेमोक्रेसी लेकिन मिलिट्री के कपड़ों में है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी ना वहां पे जनरल परवेज मुशर्रफ जी की, तो ये दिखा रही है कि मिलिट्री ने एक्चुअली डेमोक्रेसी को भी जकड़ा पकड़ा हुआ है। ठीक है जी, जकड़ा पकड़ा हुआ है। अगला 12th, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से सवाल है। So the constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory. Constitution lay down limit on the powers of the government. Constitution specifies the details of all citizens of India. तो बताइए इसमें से क्या क्या सही है, कुछ गलत भी है, क्या है इसके अंदर बताइए। क्या संविधान डिटेल्स ऑफ सिटीजन्स भी देता है? नहीं, बाकी तीनों बातें बिल्कुल सही है बच्चों। ये सेट ऑफ रिटन रूल्स भी है, यहाँ पे एक सुप्रीम लॉ है जो बताता है कि लोग कैसे रहेंगे, और साथ ही साथ ये सारे लिमिट्स भी बताता है कि गवर्नमेंट के पास भी कुछ लिमिटेशंस है, जिस तरीके से वो वर्क कर रही है उस पर लिमिट लगेगी। If you are elected as the president of India, which of the following decisions can you take on your own? ये किसका है बच्चों? ये है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का। वर्किंग का है
पावर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर। बताइए, अगर आप राष्ट्रपति होंगे तो आप क्या कर सकते हैं? वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन से सवाल है। सिलेक्ट द पर्सन यू लाइक एज प्राइम मिनिस्टर, आप सिलेक्ट करेंगे जिसको आप पसंद करते हैं। डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर हु हैज माइनॉरिटी इन लोकसभा, आप हटा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ अ बिल पास बाय बोथ द हाउसेस, रिकंसिडर करने के लिए दोनों हाउसेस को बोला जा सकता है। नॉमिनेट द लीडर्स ऑफ योर चॉइस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और नॉमिनेट करेंगे आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या? तो आप जानते हैं कि इसमें से सिर्फ एक ही चीज ये कर सकते हैं, वो है ये। बेटा प्रेसिडेंट के इतने ड्यूटीज नहीं होती हैं, इनका काम जो होता है वो फॉरेन अफेयर्स में होता है, पैक्ट साइन करने में होता है, लेने देने में होता है कंट्री टू कंट्री। इंटरनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, तो इसीलिए ये सारी बातें गलत हैं। डिसमिस भी नहीं कर सकते, डिसमिस भी इंपीचमेंट मोशन से होता है, और खुद पसंद करता हुआ नहीं ये चूज कर सकते, पहले लोग चुनते हैं फिर उसमें से ये बताते हैं। असर्शन रीजन है बच्चों, इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज नॉट सुप्रीम, द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन अ कंट्री। ये भी वर्किंग से है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन से है ये भी। बताइए इसका आंसर, क्योंकि पहला तो गलत है बेटा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नॉट, नॉट लिखा है तो नॉट तो नहीं है बल्कि है, जो पीपल है। तो ओहो, ये ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, सॉरी, ये ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है इसके अंदर। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, तो इसका सही क्या हो गया? डी पार्ट, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। पहली बात गलत है लेकिन दूसरी बात सही है, एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है प्राइम मिनिस्टर। द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट टेक अप डिस्प्यूट्स बिटवीन, सुप्रीम कोर्ट इनके बीच में डिस्प्यूट्स नहीं ले सकते हैं, ये भी वर्किंग का ही है, ये भी वर्किंग का ही है। सिटीजन्स ऑफ अनदर कंट्री, सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड स्टेट, किसके बीच में नहीं ले सकते? भाई एक बात बताओ, क्या ये बाहर के देश को भी संभालेंगे हमारे देश की जुडिशरी? नहीं, बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, इससे इंडियन जुडिशरी को क्या लेना देना? तो उस अकॉर्डिंग ए जो है वो गलत है। ओके, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। ओके, इनकरेक्ट बताना है। पुअर पीपल हैव बीन एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इसका मतलब क्या है कि अगर पॉवर्टी कम होगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। आपको इनकरेक्ट बताना है। इकोनॉमिक ग्रोथ इनेबल्स पीपल टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो ह्यूमन में डेवलपमेंट होगी। इंडिया हैज विटनेस फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस 1980s, 1980s के बाद काफी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखी गई है। तो इसमें से आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। सबसे पहले क्या है कि गरीब लोग जो हैं वो एडवांटेज ले पाए हैं इकोनॉमी के ग्रो करने से, तो इनकरेक्ट क्या हो गई बच्चों? यही तो हो गई। क्या सच में गरीब लोग एडवांटेज ले पाए हैं, कुछ हो पा रहा है उनके लिए अगर देश अमीर हो रहा है तो? क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है हमारे देश में। तो मैम किस चैप्टर का है? ये है पीपल एज अ रिसोर्स से। पीपल एज अ रिसोर्स। चलिए अगला सवाल, आइडेंटिफाई द प्रोग्राम दैट इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन रूरल एंड स्मॉल टाउन्स। पॉवर्टी चैप्टर से है बच्चों, स्कीम्स में से है ये। कौन सी स्कीम है जो प्रोवाइड करती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज? इज इट PMRY, इज इट मनरेगा, इज इट स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना, अंत्योदय अन्न योजना? तो किसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसमें जनरेट कर सकते हो आप? देखिए नाम से ही पता चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। रोजगार योजना एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोगों को लोन्स प्रोवाइड करती है सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। ओके ओके, नेक्स्ट इज स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई द सोशल ग्रुप्स एंड वल्नरेबल टू पॉवर्टी। ये भी पॉवर्टी चैप्टर से है बच्चों। और वल्नरेबल कौन से ग्रुप होते हैं? जो काफी जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम से, चाहे गरीबी से, चाहे फूड इनसिक्योरिटी से, जिससे भी जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, वो होते हैं आपके पुअर पीपल, सॉरी वल्नरेबल पीपल। तो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है? क्या दिखाया हुआ है इसमें? रूरल कैजुअल लेबर फार्म, अर्बन कैजुअल लेबर फार्म, ये सारे क्या बताए हुए हैं इसके अंदर? सोशल ग्रुप्स पूछा है बच्चों, ये मेरे ऑफलाइन में भी बच्चों ने गलत किया था। यहाँ सोशल ग्रुप पूछा है, सोसाइटी के ग्रुप।
बच्चों ने यहाँ पे कैजुअल लेबर कर दिया था, कैजुअल ग्रुप वो तो इकोनॉमिक ग्रुप हो गए, तो सोशल ग्रुप में क्या आ गए आपके बच्चों, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, है ना भाई, SC एंड ST, ये रहे सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स, है ना। तो सोशल ग्रुप कौन से हो गए आपके, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये तो आपके इकोनॉमिक ग्रुप्स हो गए। क्लियर है, समझे। अगला सवाल 19, एनालाइज द गिवन इमेज एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ओके, यहाँ एक इमेज दी हुई है, ये है चैप्टर फूड सिक्योरिटी से, फूड सिक्योरिटी चैप्टर इको का लास्ट से एक पिक्चर है, तो आपको बतानी है कि क्या दर्शा रही है। इट डिपिक्ट्स पुअर पीपल क्यूड अप आउटसाइड अ फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस मतलब राशन शॉप, टू प्रोक्योर फूड ग्रेन्स एट अ सब्सिडाइज्ड प्राइस, खाना लेने के लिए, ग्रेन्स लेने के लिए। It showcased an FCI official collecting food grains from farmers. It depicts poor people waiting to get their ration cards outside the issuing authority. It depicts the plight of poor people who are severely affected due to a natural calamity. बड़ा easy है यार, ये तो बहुत simple है, बहुत simple है, very very simple। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यार, ये लाइन में लगे हुए हैं और ये राशन ले रहे हैं, और यहाँ ये एक राशन वाला लिख रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये वाला आंसर सही हो गया ना, लाइन में लगे हुए हैं एक फेयर प्राइस शॉप के बाहर फूड ग्रेन्स लेने के लिए कम दामों पे। ठीक है बच्चा, चलिए अगला सवाल है, AAY अंत्योदय अन्न योजना, ये है फूड सिक्योरिटी से बच्चों, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, अन्नपूर्णा स्कीम किसके लिए है, वेरी पुअर, अनएम्प्लॉयड, लैंडलेस और सीनियर सिटीजन्स। तो AAY किसके लिए है, बताइए, AAY किसके लिए है, यस, दिस इज फॉर द सीनियर सिटीजन्स, ये किसके लिए है, बूढ़े लोगों के लिए है, किसके लिए है, बूढ़े लोगों के लिए है। अंत्योदय अन्न योजना उनको कम दामों पे और इक्वल अमाउंट मतलब एडुकेट अमाउंट में खाना प्रोवाइड करना इनकी ड्यूटी है। ओके बच्चा, चलिए आगे चलें। आउट ऑफ 20 हाउ मच यू ऑल हैव स्कोर्ड, जल्दी से कमेंट्स करेंगे सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि आउट ऑफ आपका 20 हाउ मच यू ऑल हैव स्कोर्ड, बताइए। इसके बाद हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ, 21 to 30, नेक्स्ट लॉट ऑफ 10 क्वेश्चंस। सही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, सही जा रहे हैं एकदम। चलिए आगे चलेंगे। 21, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कॉलम, द ब्रोकन चेन, द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस, सेप्टर। ओके, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड ये आपका वो जो एलिगोरी है फ्रांस की, उनके सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपको पता भी होना चाहिए। कब है आप लोगों के एग्जाम्स यार, डेटशीट मिल गई, ओके। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल इज एटर्निटी, कभी नहीं मरेगा। ब्रोकन चेन इज एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। Then the bundle of rods is strength, and the scepter is symbol of royal power. So accordingly the correct option would be first का second, that is A part. First का second, B का third, C का first, D का fourth. ठीक है, तो A part is the correct answer. ठीक है बच्चा, A part is the correct answer. Next question is from who released a special stamp entitled Wheat Revolution in July 1968. 1968 में Wheat Revolution, Green Revolution we have read, Wheat Revolution किसने लागू करी थी, रिलीज की थी? Was it Jawaharlal Nehru? Was it Indira Gandhi ji? Was it Sardar Vallabhbhai Patel? Was it Bhim Rao Ambedkar? Who signed and implemented that? Who signed? देखिए बच्चा 1968 है, ध्यान से देखिएगा, और उस समय हमारे देश में मोनोपोली थी कांग्रेस की, कांग्रेस सरकार की थी, तो पीएम हमारे कौन थे, इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी ने ये लागू की थी व्हीट रेवोल्यूशन, तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, फूड सिक्योरिटी से है। फिगर, ओके, अरे अब्बा फिगर तो दिख ही नहीं रही है फिगर तो देख ही नहीं रही है भाई, चलिए देखते हैं, पिक्चर ले लेंगे, ऐसे काली कलट हो गई है ये इतनी चलिए कोई बात नहीं। Study the figure carefully and answer the question that follows. Which of the following options best signifies this scene? Painting of Paris Commune of 1871. Fighting on the streets of St. Petersburg between liberals and communists. This is from the chapter Socialism. Socialism से है ये. And revolt
बाय कॉमन पीपल अगेंस्ट लेनिन। तो बच्चों ये जो पिक्चर है ये दिख नहीं रही है अभी ढंग से, बट एक्चुअली दिस पिक्चर इज पेंटिंग ऑफ द पेरिस कम्यून ऑफ 1871। आपको दिख रही है क्या? हाँ दिख रही है यार, थोड़ा ये दिख रहे हैं आपको घर वगैरह। तो ये पेरिस कम्यून का एक पिक्चर है 1871 का। तो दिस द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज? अनएम्प्लॉयमेंट किस टाइप के रिसोर्सेज को वेस्ट करता है? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। सो नेचुरल, ह्यूमन, आर्टिफिशियल, रिन्यूएबल। तो भाई काम पे कौन नहीं जा रहा है, रिसोर्सेज या ह्यूमन? तो सबसे ज्यादा किसकी वेस्टेज हो रही है बच्चा? ह्यूमन रिसोर्स की वेस्टेज हो रही है। चलिए असर्शन रीजन करेंगे। हिटलर वॉज एम्पावर्ड टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। नाजिज्म चैप्टर से है बच्चों कि हिटलर जो थे वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो पार्लियामेंट को भी और उनके रूल्स को भी बिल्कुल इग्नोर कर देते थे। द इनेबलिंग एक्ट ऑफ 1935 एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन जर्मनी। तो भैया इनका जो एक्ट था इसने डेमोक्रेसी लागू कर दी थी जर्मनी में। तो इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? बताइए, इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? इफ इट्स फॉल्स देन व्हाट इज ट्रू? व्हाट इज ट्रू? Was it 1935 or 1933? 3rd March 1933 was the date. So accordingly reason is wrong. Reason is wrong. So assertion is correct but the reason is wrong. This is from the chapter Nazism. Okay. Next is 26th question. In which year Germany invaded Poland? किस साल जर्मनी ने पोलैंड को टेक ओवर कर लिया था? किस साल में? Was it 38, 34, 39, 45? नाजिज्म से ही है बच्चों, ये भी नाजिज्म से ही है। और पोलैंड को कब्जे में कर लिया था बच्चों 1939 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आपकी हुई थी 39 में। ओके, विच इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड? आज के टाइम पे कौन सी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देख रहे हैं आप लोग? क्या कहते हैं इस डेमोक्रेसी को जिसके अंदर लोग चुनते हैं एंड हमने जिनको चुना है वो हमारे देश को चला रहा है? कौन सी है वो डेमोक्रेसी? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? जिसमें हम चुनते हैं और चुना हुआ इंसान रूल करता है देश पे, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके जी, अगला है 28। Who are India's neighbors in the northwest? नॉर्थ वेस्ट में कौन से नेबर्स हैं? इंडिया साइज एंड लोकेशन से है बच्चों। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान। कौन है? ये तो अब तक यार सारा तुम लोगों को याद होना चाहिए ना। कौन है बताइए? Do you know ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ नॉर्थ वेस्ट ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? Do you know पाकिस्तान ते अफगानिस्तान हैगे आ? डू यू नो इंडिया दे साइड विच किहड़े आ? याद करो यार। ओके, हाउ कैन बिजनेसेस बी इंसेंटिवाइज्ड टू हायर मोर वर्कर्स एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट? बिजनेस ऐसा क्या करें जिससे लोगों के पास और एम्प्लॉयमेंट हो? टैक्स रिड्यूस करें, सब्सिडीज दें जॉब क्रिएशन में, मिनिमम वेज रेट सेट करें, या बोथ ए एंड बी? क्या करें बेटा, ये जो बिजनेसेस हैं ये क्या करें जिससे और भी वर्कर्स जो हैं वो हायर किए जा सके? अगर बेटा बिजनेस पे कर दिया, कम टैक्स लगेगा, अगर बिजनेस पे कम टैक्स लगेगा तब भी लोग हायर होंगे, ज्यादा पे नहीं करना पड़ रहा है, ज्यादा उनका अमाउंट ऑफ सैलरी नहीं कट रही है। साथ ही साथ उनको जॉब क्रिएट करने पे अगर छूट मिलेगी, नई कंपनीज खोलने पे, नए जॉब्स क्रिएट करने पे, तो भी, तो बच्चों क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। मिनिमम वेज तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए है, यहाँ पे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये किसका है? पीपल एज अ रिसोर्स का है ये। अच्छा और नया सवाल है बच्चों ये। ओके, द हिमालयस रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन। असर्शन रीजन है कि हिमालयस जो है वो लॉफ्टीएस्ट भी है और रग्ड माउंटेन्स भी हैं। ठीक है जी, हिमालयस आर द मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म्स। हिमालय जो है वो बहुत रीसेंट लैंडफॉर्म्स है, रीसेंट आए हुए लैंडफॉर्म्स है।
बताइए। तो बातें सही हैं दोनों, बातें सही हैं दोनों। मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म्स, क्योंकि पुराने तो पेनिनसुलर है ना, प्लेट्यूज हैं, तो इस अकॉर्डिंग दोनों बातें सही हैं, लेकिन क्या ये आपस में रिलेट कर रही हैं? नहीं। क्या ये रीसेंट होने की वजह से लॉफ्टीएस्ट है? नहीं। तो आपस में कोई एक्सप्लेनेशन या रीजन नहीं है। ओके जी, तो हमने 30 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट 10 में कितने आए आप लोगों के, बताएंगे? बताएंगे आप लोग? चलिए आउट ऑफ 40 ही बताइएगा। अब आउट ऑफ 40 ही आपको लिखने हैं, सेशन एंड होने के बाद आप लोग बताएंगे, ठीक है? ऑनेस्टली, हाँ, अच्छे से कर रहे हैं ना आप लोग, पक्का प्रॉमिस वाला? चलिए, NSSO स्टैंड्स फॉर, NSSO की फुल फॉर्म क्या है? पॉवर्टी चैप्टर से है बच्चों। ये वो है जो सेंसस इकट्ठा करती है, हर 10 सालों में जो रिपोर्ट्स इकट्ठी करती है उसे कहते हैं NSSO। तो इज इट नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइज्ड, नेशनल सैंपल सर्वेड ऑर्गेनाइजेशन? तो करेक्ट फुल फॉर्म क्या है बच्चों इसकी? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये सेंसस कंडक्ट करती है। अच्छा, ये पॉपुलेशन से है, सॉरी पॉवर्टी से नहीं है, ये पॉपुलेशन से है। पॉपुलेशन चैप्टर में था ये। हाँ, एक पहले आया था ना, वो भी पॉपुलेशन था, मैं भूल ही गई पॉपुलेशन नाम का चैप्टर भी है। सेंसस क्या है? 1981 से जो आपकी रेगुलर अच्छे से हो रही है। इससे पहले 72 में हुई थी, बट नॉट करेक्ट। आइडेंटिफाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, size of its infant population, size of its old age population, size of its adolescent population, size of its male population। तो मेजर क्या है इंडियन पॉपुलेशन में? ये भी पॉपुलेशन चैप्टर से ही है, ये भी पॉपुलेशन चैप्टर से ही है। मेजर क्या है इसके अंदर? मेजर सबसे ज्यादा कंपोज ऑफ क्या है? अडोलेसेंट पॉपुलेशन। अडोलेसेंट कौन सी होती है? 13 से 19, 10 से 19 वाली, टीनेज सारी आ गई इसके अंदर अडोलेसेंट में। मॉनसून अराइज इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन, क्लाइमेट चैप्टर का है। अर्ली मई, अर्ली जुलाई, अर्ली जून, अर्ली अगस्त। कब आता है मॉनसून? कब आता है मॉनसून? यस, इन अर्ली जुलाई। ठीक है, अगला, which is the coldest place in India? Coldest place, is it Shimla, is it Dras, is it Kashmir, is it Mussoorie? Which is the coldest of all? Coldest, बताइए। बेटा द्रास, ये एक कश्मीर का ही, श्रीनगर का ही पार्ट है, श्रीनगर का द्रास। बहुत ठंडी जगह है, ये मैंने रील्स पे भी रिसेंटली देखी, जनवरी में काफी ठंडा, वहां पे सुंदर सुंदर जगह थी, द्रास। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन इन इंडिया? तो ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से है। ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन। किस तरीके से रजिस्टर करता है बच्चों? मतलब वोटिंग कैसे देने जाता है? अपने आप से हो जाती है, खुद जाके होती है, तब कंपल्सन है, ऐसा तो नहीं है सब लोग जाके वोट दे रहे हो, या बायोमेट्रिक है, आ रहे हैं घर पे ऐसे थप्पा लगवा रहे हैं वो। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ये एक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, जहां आप जाते हैं और आप जाके वोट करके आते हैं। अगला है, द अपार्थीड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, पेविंग द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ multiracial, multi-faced, multi-ideated, both B and C government। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का है बच्चों, अफ्रीका वाला केस है। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। तो जब अपार्थीड खत्म हुआ तो वहां पे क्या लागू हुआ? अकॉर्डिंगली वहां पे क्या लागू किया गया? किस तरीके की सरकार आई? किस तरीके की? मल्टी रेशियल। वहां व्हाइट्स भी थे, वहां ब्लैक्स भी थे, वहां कलर्ड भी थे, हर तरीके की रेस मतलब कलर के लोग वहां पे पाए जाने लगे। नेम द ग्रेट लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
कौन नहीं थे मेंबर? देखिए बच्चों, कौन नहीं थे मेंबर? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या बी आर अम्बेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी। बच्चों यहाँ चेयरमैन का भी नाम लिखा है, लीडर का भी नाम लिखा है, बट आपको पता नहीं, पता है कि नहीं, महात्मा गांधी जी हमारे संविधान के बनने के ग्रुप में नहीं थे। दैट इज महात्मा गांधी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन से ही क्वेश्चन है ये भी। विच इंडस्ट्री सफर्ड द मोस्ट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? सबसे ज्यादा सेटबैक कौन सी इंडस्ट्री ने फेस किया जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए? सबसे ज्यादा सेटबैक किसने किया? वॉज इट एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, रॉ मटेरियल या मैन्युफैक्चरिंग? किसको कब्जे में कर लिया था ब्रिटिशर्स ने? क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी? तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसने फेस की बच्चों? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने। क्यों? क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में वो लोग अब डिपेंडेंट हो गए थे, क्योंकि रॉ मटेरियल साला ब्रिटिशर्स हमारे अपने यहाँ पे ले जाते थे और यहाँ पे छोड़ते थे, फिनिश गुड्स के लिए इंपोर्ट करवाते थे। तो सबसे ज्यादा सेटबैक फेस किया गया टेक्सटाइल्स में। ठीक है, ये आई थिंक फॉरेस्ट रिसोर्सेज का है, फॉरेस्ट हिस्ट्री वाला। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मिड डे मील? मिड डे मील का क्या कारण था? पीपल एज अ रिसोर्स से है। अटेंडेंस और रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन बढ़ाने के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड बताने के लिए, टास्क ऑफ टीचर्स ऐड करने के लिए, या खाने के बारे में समझाने के लिए? बड़ा ही ऑब्वियस सवाल है बच्चों, बड़ा ही ऑब्वियस सवाल है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ताकि बच्चे स्कूल आए और स्कूल में रहे, रोज आए, एटलीस्ट खाना मिल रहा है इसी लालच से, तो ये बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाने के लिए किया गया था। लास्ट क्वेश्चन 40th, हाउ कैन द एजुकेशन सिस्टम बी इम्प्रूव्ड टू बेटर प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द जॉब मार्केट? बच्चों हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जहां थ्योरी तो पढ़ाई जाती है, लेकिन जब बच्चा 12th के बाद बाहर निकलता है तो वो जॉब कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास स्किल्स ही नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे लोगों के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई खत्म करते ही एटलीस्ट कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज हो? So by focusing more on vocational training, by increasing funding for STEM programs, practical, by promoting apprenticeships and internships, यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, या ऑल ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ द अबव, या सारी की सारी चीजें की जाए। तो बच्चों बिल्कुल वोकेशनल कोर्सेज लाओ, प्रैक्टिकल नॉलेज दो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, तो सारी की सारी बातें बिल्कुल सही है, एकदम अप्रोप्रिएट और करेक्ट है। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, टॉप 40 क्वेश्चंस ऑफ कंप्लीट एसएसटी। कैसे लगे आपको ये सेशन और आपके कितने मार्क्स आए, ये आपको कमेंट्स में बताना है कि आउट ऑफ 40 हाउ मच यू स्कोर्ड। जिसने अटेम्प्ट किया है इसकी फोटो खींच के अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो जरूर स्टोरी पे पोस्ट कीजिएगा, टैगिंग मी रीमा घई। आपको मैं रीशेयर करूंगी, लेकिन मुझे पता भी चल जाएगा कि किस किस ने ये सेशन को अटेंड किया है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जो सा क्वेश्चन नहीं आ रहा था उसको लर्न एंड मेमोराइज करके जाइएगा। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आगे आपको क्लास 9th के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए कैसे सेशंस चाहिए वो जरूर कमेंट्स में बता देना। तो बस मिलते हैं ऐसे ही वैल्यूएबल सेशंस में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, और अगर आपको वाकई मजा आया है तो लाइक भी कर दीजिएगा इस सेशन को। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय एंड पढ़ते रहिए।